Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today we will study lecture number 10 from chapter 8 aliphatic hydrocarbons. This is second last topic of this chapter that we will study today. In my previous lecture we studied addition reactions of alkenes. Today we study remaining part of that lecture. Only oxidation and polymerization reactions of alkenes are studied today. Again textbook pages are pasted here for your convenience. So let's start. जी ये एक डायग्राम है जो कि अल्कीन्स के रिएक्शंस को शो करती है. इसमें से हमने एडिशन रिएक्शन का पार्ट इससे प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है. आज हम इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेंगे और साथ ही हम इसके पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे अल्कीन के. तो फिर हमारा ये टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अल्कीन्स. जी जब हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं अल्कीन के तो इसमें पहला रिएक्शन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीडेशन का मतलब ही ये होता है कि जब हम किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से अल्कीन्स में होती है. अल्कीन्स में जब ऑक्सीजन हम ऐड करते हैं तो पहली बात तो ये कि एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड होगी इन द प्रेजेंस ऑफ दीज कंडीशंस. फॉर एग्जांपल सिल्वर ऑक्साइड है और 300 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे टेम्परेचर है. इन कंडीशंस में अगर हम देखें तो इथीन के अंदर एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड होगी. एटॉमिक ऑक्सीजन यहाँ लिखा हुआ है हाफ O2. हाफ O2 का मतलब ये होता है कि अगर हम इसमें से एक निकाल दें, हाफ इसको कर दें तो 2 ऑक्सीजन थे तो अब हमारी एक ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होगी. तो हम देखेंगे कि जब एक ऑक्सीजन हमारी इस्तेमाल होगी और ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ 2 वैलेंसियाँ खाली होंगी तो वो एक ऑक्सीजन यहाँ आके खुद को एडजस्ट करेगी. यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनी है इसको हम इथाइलिन एपोऑक्साइड कहते हैं. इसका नाम इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन एपोऑक्साइड भी हम इसको कहते हैं. सेकेंड अगर आप देखें तो ये हमारे पास प्रोपीन है. सेम कंडीशन सेम रिएक्शन, जस्ट यहाँ पे अल्कीन सीरीज का ये मेंबर लिया गया है जो कि इथीन है और यहाँ पे प्रोपीन अगर हम लेते हैं तो इस कंडीशन के अंदर वही रिएक्शन होगा और अगेन हमारे पास जो प्रोडक्ट आई है वो प्रोपाइलिन ऑक्साइड है या हम इसको भी हम कहते हैं कि ये एपोऑक्साइड एक प्रोडक्ट बनी है. एपोऑक्साइड सर्व एज द स्टार्टिंग सब्सटेंसेस फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोज. नेक्स्ट दूसरा जो हमारा मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीडेशन करते हैं अल्केन्स की दैट इज़ हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिल, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल लिखा है. इट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सिलेशन. हाइड्रोक्सिलेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए. जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है वो KMnO4 है, अल्कलाइन KMnO4 है. अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन को हम बेयर रिएजेंट भी कहते हैं. बेयर रिएजेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. देखें ये इथीन है, इसके अंदर आपने बेयर रिएजेंट डाला, ये KMnO4 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कोल्ड कंडीशंस में. तो जो डबल बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हुआ उन दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर आके OH ग्रुप यानी दिस ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस ग्रुप इज नोन एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके एडजेसेंट पोजीशन पे यहाँ पे एडजस्ट हो गए और ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गए. इसको हम इथाइलिन ग्लाइकोल कहते हैं. ये विसिनल ग्लाइकोल्स है. विसिनल ग्लाइकोल्स मीन बोथ OH ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द कंपाउंड. इस वजह से हम कहते हैं कि ये विसिनल ग्लाइकोल है. इसमें ये भी एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है. ये रिएक्शन पिंक कलर KMnO4 सोल्यूशन का डिस्चार्ज हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान. इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन टेस्ट है फॉर द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन द मॉलिक्यूल. प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन में चेक करने के लिए कि क्या हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं. बेसिकली अल्केन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है. अल्कीन में डबल बॉन्ड है. तो अगर हम अल्केन और अल्कीन को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं एक दूसरे से तो उस सूरत में हम कहते हैं कि ये टेस्ट हम इन मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करते हैं. थर्ड रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन का है दैट इज कंबस्शन रिएक्शन यानी जलने का अमल. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी चीज़ को इन मेन सप्लाई इन लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या फिर एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन में किसी भी चीज़ को बर्न करेंगे तो वो बर्न हो जाएगी. इथीन फॉर्म्स अ हाईली एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर और ऑक्सीजन के साथ. अब यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है. ये इथीन है, ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ. एज ए रिजल्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी और ये हीट का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान. जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं इसका 4 स्टेप यानी कि ओजोनोलाइसिस कि ये किस तरह से रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन. इसमें
इसमें ओजोन का लफ्ज लिखा आ रहा है नजर। ओजोन इनफैक्ट इज ऑक्सीजन बट इट इज allotropic फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। मोस्टली जो ऑक्सीजन आपको पता है वो O2 आप उसका जिक्र करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कई allotropic फॉर्म्स हैं। उनमें से एक allotropic फॉर्म कौन सी है? ओजोन, दैट इज O3। ये हाईली रिएक्टिव allotropic फॉर्म है ऑक्सीजन की और बहुत विगोरसली रिएक्ट करती है। और एज अ रिजल्ट जब हम देखें तो इससे फॉर्मेल्डिहाइड और इस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं जब ये रिएक्शन हो जाता है। यहाँ पे देखें ये इथीन है, ये इथीन है, ये O3 है। O3 इज रिटन फॉर ओजोन गैस। ओजोन के साथ इसका रिएक्शन होगा, ये अपने आप को इनिशियली इस तरह से एडजस्ट करेंगे। ये मॉल ओजोनाइड मालिक्यूल है लेकिन ये बहुत हाईली अनस्टेबल होता है। जो ही बनता है फौरन ये मालिक्यूल अपने आप को रीअरेंज करता है। रीअरेंज करने के रिजल्ट में ये अपने आप को ओजोनाइड में तब्दील कर लेता है। ओजोनाइड मालिक्यूल भी अनस्टेबल है लेकिन इसके मुकाबले में थोड़ा लिटिल बिट स्टेबल है। ये फौरन रिड्यूस होता है, उसके बाद ये भी अनस्टेबल है। जब फौरन रिड्यूस होगा बाय द ट्रीटमेंट ऑफ जिंक एंड वाटर तो उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है वो फॉर्मेल्डिहाइड है। कैसे बनेगी जी? ये मालिक्यूल जब ब्रेक होगा, ये जरा नोट करें जहाँ पे मैंने कर्सर लगाया, ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा। जब ये पार्ट इसका अलग होगा तो अलग होने के बाद ये एक फॉर्मेल्डिहाइड में तब्दील हो जाएगा। ये इसका दूसरा पार्ट है, जब दूसरा पार्ट यहाँ से अलग होगा तो ये दूसरा फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ये दो फॉर्मेल्डिहाइड यहाँ इन्होंने दिखाए हैं। फॉर्मेल्डिहाइड का ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको भी हम इंशाल्लाह अगले किसी चैप्टर में करेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। इसमें फिर ये ऑक्सीजन रह गया, ये ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा इस वाटर के साथ, एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा और ये हाइड्रोजन परऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो ओरिजिनल वाटर और जिंक ऑक्साइड बन जाता है। ओजोनोलिसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन एन अल्कीन, यानी ये भी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। अगर हम ये पता करना चाहते हैं कि डबल बॉन्ड किस जगह पे प्रेजेंट है एक अल्कीन मॉलिक्यूल में, तो उसके लिए हम इस टेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। चले जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज पॉलीमराइजेशन। ये लास्ट रिएक्शन है हमारा अल्केन सीरीज का। उसके बाद अल्केन टॉपिक हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे उसके केमिकल रिएक्शंस को। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस इन अल्कीन, अल्कीन्स में पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस किस तरह से होते हैं? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इंडस्ट्री में इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप यूँ सोच लें कि तकरीबन हर घर में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको सिंथेसाइज किया गया है बाय दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के ज़रिए सिंथेसाइज किया गया है। अब ये है क्या? पोली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। पॉलीमराइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे, इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कहेंगे कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल थे। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा मॉलिक्यूल इथीन भी हो सकता है। ये छोटा मॉलिक्यूल मोनोमर कंबाइन करेंगे एक दूसरे के साथ ही और एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। असल में सारे के सारे होंगे यही वाले मॉलिक्यूल, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे तो हम उसको पॉलीमर कह देंगे। ये रिएक्शन 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, इन कंडीशंस में होगा और ये पॉलीइथाइलिन का फार्मूला है। पॉलीइथाइलिन असल में प्लास्टिक मटेरियल है जिससे जितने भी टॉय हैं या प्लास्टिक की और चीज़ें जो हमारे घरों में मौजूद हैं वो बनती हैं। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि बहुत ही ये पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में के लिहाज से ये रिएक्शन। अब यहाँ पे देखें सिंपल वही यहाँ पे टेक्निक है, एक बॉन्ड ब्रेक हुआ, उसकी वैलेंसी इधर भी खाली हुई और इधर भी खाली हुई। इसी तरह एक और मॉलिक्यूल है वो उसका बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड, यहाँ भी वैलेंसी खाली हुई, यहाँ भी, वो सब एक दूसरे को एक लेन में इकट्ठा कर लेते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है पॉलीइथाइलिन। और ये ब्रैकेट इसलिए लगाई हुई है जो कि शो करता है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल टर्मिनेट करेगा इसके को और यहाँ पे भी कोई लगा होगा जो इसको टर्मिनेट करेगा। पॉलीमराइजेशन के आगे बहुत सारी टाइप्स भी हैं लेकिन यहाँ पे उनका जिक्र नहीं है तो हम भी जिक्र नहीं करें कि सिंपल एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को उन्होंने शो किया है। ए गुड क्वालिटी पॉलीइथाइलिन इज ऑब्टेन्ड व्हेन इथीन इज पॉलीमराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राईएथाइल, ये एल्यूमिनियम ट्राईएथाइल का फार्मूला है, एंड टिटेनियम टेट्राक्लोराइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो बहुत अच्छा पॉलीइथाइलिन पॉलीमर बनता है। यानी ये मोनोमर्स है, ये जो बनेगा पॉलीमर्स होंगे और द प्रोसेस बाय विच दीज मोनोमर्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलीमर्स इज नोन एज पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। चलिए जी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। मोस्टली हम देखें तो इथीन इस्तेमाल होता है। पीछे हमने रिएक्शंस में भी बार बार जब एग्जांपल दी है तो हम उसमें इथीन की एग्जांपल देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है? फर्स्ट ये
कि इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन का मतलब है, जैसे अभी हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड पे देखा, पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन में इथीन पॉलीमर मोनोमर ने मिलके एक पॉलीमर बनाया जिसे हमने पॉलीइथीन कहा। इसका समटाइम यहाँ पे पॉलीइथाइलिन भी लिखा होगा। पॉलीइथीन एंड पॉलीइथाइलिन इज द सेम वर्ड। इथीन को हम इथाइलिन भी कहते हैं, उसका जनरल नेम इथाइलिन भी है। अगर हम इथाइलिन मोनोमर लेके मिलाएंगे तो पॉलीइथाइलिन बन गया, या अगर हम इथीन मोनोमर ले रहे हैं तो पॉलीइथीन बन गया। ये एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो इस्तेमाल होता है टॉयज बनाने में, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, हमारे घर में हर चीज़ तकरीबन इसी मटेरियल की बनी हुई है। सेकेंड, इसका जो यूज़ है वो है फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। अब अगर हमेशा फ्रूट को दरख्त पर फुल नहीं पकाया जाता, उसे पेटियों में बंद करके कुछ मिसाले लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल सीज़न है मैंगो का, आपको पता है कि मैंगो को हमेशा अगर फल को दरख्त पे ही पका रहने देंगे तो बाद में जब वो उतारा जाएगा तो उसकी यूटिलाइजेशन इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती। हमेशा उसको इस तरह से उतारा जाता है कि उसके ऊपर कोई ना कोई मटीरियल, केमिकल लगाया जाता है, और उस केमिकल मटीरियल को लगाने के बाद फिर हम कुछ अरसे के बाद फल को इस स्टेज पे लेके आते हैं तो कि वो पकता है और हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ऐसी गैस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, स्पेशली ये मैंगोज वगैरह के लिए। थर्ड, इसका यूज़ ये है एज एन जनरल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब होता है नशा आवर चीज़। जैसे आपको पता है एनेस्थीसिया का लफ्ज़ आप अक्सर सुनते होंगे कि अगर किसी का ऑपरेशन हो रहा है किसी पेशेंट का, तो उस ऑपरेशन से पहले उसको कोई डोज दी जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और उसको ऑपरेट करते हैं। वो भी, उसमें भी ये गैस इस्तेमाल होती है, इसको जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। ये बहुत अहम इसका पॉइंट है और यूज़ है कि मस्टर्ड गैस को तैयार करने के लिए इथेन इस्तेमाल होती है। मस्टर्ड गैस को इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 में। इनफैक्ट मस्टर्ड गैस गैस नहीं है, बल्कि इट इज़ अ हाईली बॉइलिंग लिक्विड है जिसको स्प्रे की फॉर्म में किया जाता है और दुश्मनों को भगाने के लिए कह लें, इसलिए ये जंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेम क्यों इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं? इस वजह से कहते हैं कि इसकी स्मेल मस्टर्ड लाइक होती है, इस वजह से इसको कहते हैं। नेक्स्ट ये देखें लिखा भी हुआ, इट इज़ नॉट अ गैस बट अ हाई बॉइलिंग लिक्विड दैट इज डिस्पर्स्ड एज अ मिस्ट ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। इट इज़ अ पावरफुल वेसिकेंट कॉजेज ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स छालों वगैरह को कहते हैं कि ये अगर स्किन पे छाले वगैरह बना देती है ना गैस। इसके अलावा ये इतनी जहरीली गैस है कि अगर ये इनहेल हो जाए तो ये आइस के लिए भी अच्छी नहीं है, आइस को भी डैमेज करती है और लंग्स को भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इनफैक्ट स्ट्रेटजी यही होती है जंग के दौरान के दुश्मन को किसी भी तरीके से दूर भगाया जाए, इसलिए इस गैस का स्प्रे किया जाता है। इस गैस को कैसे जी प्रिपेयर किया जाता है? इस गैस को हम इथीन से, अल्कीन से ही प्रिपेयर करते हैं। ये इथीन है, इसमें आप डालें डाई क्लोरो डाई सल्फर, इसको हम यूं भी कह सकते हैं, मानो क्लोरो सल्फर भी कहते हैं, सल्फर मानो क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसका फार्मूला है। अगर SCl भी हो सकता है, S2Cl2 भी इसको हम लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लिखेंगे इथीन है, ये रिएक्शन शो करेंगे और हमारे पास ये वाली एक प्रोडक्ट सी बन गई है। इस प्रोडक्ट को हम मस्टर्ड गैस कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड है। अब ये मस्टर्ड गैस है जिसकी हम पीछे बात कर रहे थे। नंबर 5 है दिस इथेन इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूज सच एज ग्लाइकोज, एंटीफ्रीज, इथाइल हैलाइड, इथाइल अल्कोहल। हमने जब अपने इस लेक्चर में और इससे प्रीवियस लेक्चर में इथेन के केमिकल रिएक्शंस किए तो हमने देखा कि इथेन undergo chemical reactions a large amount of such compound that are very very much important, उनको बनाने में ये काम आती है। तो मसलन ग्लाइकोज अभी हमने देखा पीछे बना, ग्लाइकोज एंटीफ्रीज के तौर पे काम करता है, इसका भी बहुत यूज़ है। इथाइल हैलाइड बनाने में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इथाइल अल्कोहल। जितने भी ये सारे केमिकल कंपाउंड हैं ये किसी न किसी सेंस में इंडस्ट्री में इनको हम इस्तेमाल करते हैं या ये एज अ स्टार्टिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। इनसे स्टार्ट लेते हैं और फिर आगे जो प्रोडक्ट हमें रिक्वायर होती है वो हम इनसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। दैट आज का टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज़ अल्काइन।
वो रह गया है। हमने अल्काइन को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अल्काइन के हमने प्रिपरेशन देखनी है, उसके केमिकल रिएक्शंस देखने हैं, उसके बाद हमारा ये चैप्टर इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। आप साथ साथ बच्चों याद करें इसको अच्छी तरह से, ताकि जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें तो आपको ये चैप्टर आता हो, आपको केमिस्ट्री समझने में मुश्किल ना हो। ओके बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।